नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे जापान फुटबॉल के बारे में, क्योंकि आपको ही पता है कि जापान इस साल जो करके दिखा रहा है, मतलब वैसे अगर आप देखेंगे तो जापान काफ़ी सालों से जो है फुटबॉल में जो नाम बना रहा है, जो कर रहा है, वहाँ के प्लेयर्स भी टॉप डिवीज़न में यूरोप में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कमाल एकदम। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जापान कैसे आज एशिया में बॉस बन चुका है। मतलब कि उसकी क्वालिटी आप देखिए फुटबॉल की, वहाँ के प्लेयर्स की क्वालिटी देखिए। मतलब वहाँ के प्लेयर्स अभी नहीं, पहले भी यूरोप में टॉप डिवीजन में खेल रहे थे, और वहाँ पे वुमेंस भी और मेंस भी दोनों फुटबॉल जो है एकदम हाई लेवल पे और एकदम क्वालिटी फुटबॉल है। और वुमेंस में तो वो फीफा वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, तो उस लेवल पे जा चुका है उनका वुमेंस फुटबॉल। लेकिन अगर मेंस फुटबॉल की भी बात करें तो जो डोमिनेंस उन्होंने एशिया में रखा है, लाजवाब। अभी आप देखिए, मतलब जर्मनी स्पेन जैसी कंट्रीज को बीट करना वर्ल्ड कप में, ये कोई ऐसा है ना हलवा काम तो है नहीं, एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आप देखिए जर्मनी और स्पेन, मतलब पावर हाउस ऑफ फुटबॉल, जो वर्ल्ड कप के विनर रह चुके हैं, ऐसी कंट्रीज को हराना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे जापान उनको हरा पाया, कैसे आज जापान जो है इस लेवल पे आ पाया, ये क्या अभी क्या चंद सालों की मेहनत तो है नहीं, बहुत पुरानी मेहनत है। तो हमको इंडियन फुटबॉल को भी बढ़ाना है, तो इंडियन फुटबॉल को जापान फुटबॉल, मतलब इतना अपन इधर उधर जाते हैं, अरे इधर उधर जाने से अच्छा जापान फुटबॉल से सीखिए ना कि उन्होंने क्या किया है। तो जापान फुटबॉल के ही बारे में हम बात करेंगे कि कैसे सालों का जो उनका स्ट्रगल रहा है, आज उसका रिजल्ट उनको दिख रहा है, आज मिल रहा है। मतलब हर एंगल से, मतलब गेम की क्वालिटी बोले या फुटबॉल के बिजनेस के हिसाब से बोले, सब एंगल से जो है जापान की फुटबॉल एकदम ऊंचाइयों पे आ चुकी है आज की डेट में। तो आज पूरा डिस्कशन हम उसी के बारे में करेंगे, और जापान से हमको क्या सीखना है, हमको क्या इम्प्लीमेंटेशन हमको करना चाहिए हमारे देश में, ये सब बातें भी हम बिल्कुल करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरी देखना है, आपको बहुत सारी जानकारी भी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए, आज से बहुत साल पीछे आप जाओगे तो 1970 में एशियन गेम्स में इंडिया ने जापान को हराया था। तो ये लेवल था 1970 के टाइम पे जापान का, ठीक है। इंडिया ने जापान को हराया था 1-0 से। तो 1970 से आज 2022 में आप देखिए कि जापान खेल रहा है वर्ल्ड कप, और हम तो क्वालिफाई करने के भी बहुत कोसों दूर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस अभी हमारे बीच में चल रहा है। अब देखिए, जापान में 1965 में वो जापान सॉकर लीग करके एक लीग लॉन्च करते हैं, जिसमें उस टाइम पे एक ही डिवीजन था, मतलब एक ही डिवीजन में क्लब खेल रहे थे, ठीक है। मतलब पहली बार उन्होंने लीग लेकर आए जापान में कि फुटबॉल को कुछ आगे लेवल पे लेके जाना है, ऐसा सोच के साथ। फिर वो लीग चालू हो गई, और 1972 में उसी में 2 डिवीजन तैयार हो गए उनके जापान सॉकर लीग में। तो इस तरीके से जापान में फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए एक साहसिक कदम, मतलब एक इनिशिएटिव लिया गया कि लीग लेकर आना पड़ेगा, विदाउट लीग जापान को आगे नहीं लेके जाया जा सकता। तो 1965 में लीग लॉन्च हुई। उसके बाद नेशनल टीम को इसका फायदा कब मिला, तो देखिए 1988 में पहली बार उन्होंने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया, मतलब 22 साल बाद। 1965 में उन्होंने लीग लेकर आए, और 1988 में 22 साल बाद उन्होंने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया, जो कि उनकी नेशनल टीम की पहली सक्सेस आप कह सकते हैं। और 1988 के एशिया कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। उसके बाद 1992 में उन्होंने एशिया कप होस्ट किया, और आप मानोगे नहीं, उन्होंने 1992 का एशिया कप जीत लिया। तो मतलब कि लीग को लेकर आने के 26 साल बाद उन्होंने एशिया कप जीता, मतलब एशिया के बेस्ट टीम वो बन गए। तो ऐसी कुछ शुरुआत हुई थी जापान की मेंस टीम की। और उसके बाद अगर हम वुमेन्स टीम की बात करें तो 1966 में जापान में वुमेन्स टीम बनाई गई थी पहली बार, और 1980 में, मतलब काफी सालों बाद, वहां पर पहली बार नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट चालू हुआ था वुमेन्स के लिए, जो कि 8 ए साइड टूर्नामेंट था। मतलब कोई प्रॉपर 11 ए साइड टूर्नामेंट भी चालू नहीं हुआ था, 8 ए साइड टूर्नामेंट चालू हुआ था। और उसके बाद कंटिन्यूअसली वो टूर्नामेंट चला, और फिर 1989 में वहां पर पहली बार प्रॉपर एक वुमेन्स लीग लॉन्च की गई, जो कि 3 डिवीजन थे उसमें, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था जापान में वुमेन्स फुटबॉल को, तो काफी टीम्स बन गई थी। तो 1989 में वहां पर वुमेन्स लीग चालू हुई, जो कि 3 डिवीजन उसके थे। तो ये तो होगी जापान की शुरुआत, और एक पुरानी जापान की, उस टाइम पे जापान ने क्या किया, कैसे जापान ने फुटबॉल को बढ़ाने की शुरुआत करी, क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो ये तो बहुत पुरानी बात होगी। लेकिन जापान में असली फुटबॉल जो आया वो 1990 के बाद आया। क्योंकि अब देखिए, जापान में फुटबॉल सबसे ज्यादा पसंद करने वाला स्पोर्ट्स नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे बेसबॉल जो था वो सबसे ज्यादा पसंद करने वाला गेम माना जाता था, और आज भी बेसबॉल ही है जो वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है। और उसके अलावा वहां पर जो ट्रेडिशनल गेम्स है ना, जैसे सूमो वगैरह, आपको पता ही है, तो ऐसे गेम्स को ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो इसके बावजूद भी वहां की जो एसोसिएशन थी, उन्होंने सोचा यार कैसे भी फुटबॉल को तो आगे लेकर आना है। तो उन्होंने है ना बैठक वगैरह करी, और डिसाइड किया कि अब वो एक नई लीग लेकर आएंगे जो ज़्यादा प्रोफेशनल होगी, जिसमें ज़्यादा क्वालिटी की फुटबॉल खेली जाएगी, जिससे ऑडियंस जो है अट्रैक्ट होगी। तो 1992 में जापान फुटबॉल एसोसिएशन ने आपस में डिसाइड किया कि हम एक लीग लेकर आएंगे, जो कि जे लीग आज कहलाती है। तो जे लीग लॉन्च करी उन्होंने उस टाइम पे, और लीग लॉन्च करते टाइम उनका एक मिशन था 100 ईयर प्रॉमिस, जिसका मतलब ये था कि आगे आने वाले 100 साल में जे लीग में 100 टीम्स होना चाहिए। मतलब 2092 में
उनके पास जे लीग में 100 टीम्स होगी, ये उनका प्लान था जब 1992 में उन्होंने लीग को लॉन्च किया था। तो फिर ऐसे 1993 से जे लीग स्टार्ट हुई 10 क्लब्स के साथ, और इस लीग के आने के बाद जापान में फुटबॉल जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेवल पे पॉपुलर होना चालू हो गया। और 1998 में जापान ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, तो ये उनकी सबसे बड़ी सक्सेस थी। और 1998 में वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के बाद से जापान हर बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर रहा है। और वहीं पर अगर वुमेन्स फुटबॉल की बात की जाए तो जैसे 1989 से उन्होंने लीग लेकर आ गए थे, तो इस वजह से जब वुमेन्स वर्ल्ड कप चालू भी हुआ था तो उनकी टीम तब से ही वर्ल्ड कप खेलना चालू कर चुकी थी। और 2011 में पहली बार उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप भी जीत लिया वुमेन्स में। और 2021 तक जापान में जो वुमेन्स फुटबॉल लीग थी वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन 2021 में बहुत अहम फैसला फिर से लिया गया जापान फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा, और जापान में जो वुमेन्स लीग थी उसको एकदम प्रॉपर फुली प्रोफेशनल बना दिया गया। तो आज की डेट में जापान में जो फुटबॉल लीग हो रही है वुमेन्स की, वो फुली प्रोफेशनल लीग है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि जापान फुटबॉल लीग किस लेवल पे जा चुकी है, तो देखिए मेंस फुटबॉल की अगर आप बात करेंगे तो मेंस फुटबॉल में जापान में 7 डिवीजन से भी ज़्यादा डिविजन्स हैं, जिसमें पता नहीं कितनी सारी टीम्स, मतलब कितनी सारी टीम्स खेल रही है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब फुटबॉल एक तरफा लेवल पे बहुत आगे जा चुका है। और वहीं पर अगर आप वुमेन्स फुटबॉल में बात करें तो 5 डिवीजन वहां पर वुमेन्स फुटबॉल के भी हो चुके हैं। तो देखिए ये तो वहां पर बात हो गई कि सीनियर लेवल पे क्या काम चल रहा है, मतलब आपने देख ही लिया कि किस लेवल का काम चल रहा है। मतलब लीग स्ट्रक्चर, लीग पिरामिड की अगर आप बात करें तो इस लेवल की लीग्स वहां पर हो रही है कि मतलब अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि वो कितना आगे जा चुके हैं और क्यों वो हर बार क्वालिफाई कर रहे हैं, क्यों इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्यों वहां के प्लेयर्स यूरोप के टॉप डिवीजन में ट्रांसफर ले पा रहे हैं, क्यों इतनी अच्छी वहां पर क्वालिटी हो चुकी है फुटबॉल की, ये आपको बिल्कुल पता लग गया। लेकिन हर सीनियर टीम के अच्छे होने के पीछे सबसे बड़ा राज क्या होता है कि आप यूथ लेवल पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जापान जितना सीनियर लेवल पर अच्छा काम कर रहा है, उतना ही यूथ लेवल पर भी फुली फोकस्ड है कि कैसे बच्चों को डेवलप करना है और कैसे उनको सीनियर लेवल तक एकदम सही गेम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और प्रॉपर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड होना चाहिए। इसका भी खासा ध्यान जापान फुटबॉल ने रखा है। तो अब आगे उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए 2003 में जापान में यूथ फुटबॉल लीग लॉन्च की गई थी, लेकिन उस टाइम पे वो लीग जो थी वो शॉर्ट टर्म लीग थी। जैसे आज अपने इंडिया में यूथ लीग होती है ना, वो छोटी सी लीग होती है और खत्म, जिसमें प्लेयर को प्रॉपर डेवलपमेंट का मौका भी नहीं मिलता। तो ऐसी कुछ लीग उन्होंने भी लॉन्च की थी जो कि 2010 तक बहुत ही शॉर्ट टर्म लीग थी। लेकिन 2011 के बाद वो समझ गए कि इस लीग को हमको है थोड़ा सा ना बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है। तो 2011 में उन्होंने इस लीग को एक लंबी लीग बना दी जो साल भर चले। और इसमें आज की डेट में आप बोलेंगे तो इसमें 4 से ज़्यादा डिवीज़न हो चुके हैं और फीफा की फंडिंग इस लीग में करी गई थी, इस लीग को अच्छा बनाने में, और आज भी फीफा की फंडिंग इसको मिलती है। तो वही बात है ना कि अच्छा काम करोगे तो फीफा भी आपका फुल सपोर्ट करेगा। और देखिए इस लीग की अच्छी बात क्या है, इनका जो यूथ लीग है इसमें क्लब्स तो खेलते ही है, साथ में स्कूल्स की टीम भी खेलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए अब कोई लड़का क्लब में नहीं खेल रहा है तो स्कूल की टीम से भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन लीग्स में, जो कि एक बहुत सही उनका एक विजन है। क्योंकि हर प्लेयर तो एकेडमी और क्लब में खेलेगा नहीं, कुछ प्लेयर स्कूल की टीम से भी खेलते हैं, है ना। तो उनके लिए भी अच्छा है कि भाई उनको भी चांस मिल जाएगा। और देखिए अगर जापान की यूथ टीम्स की बात करें कि वर्ल्ड लेवल पर कैसा परफॉर्म कर रही है, तो बहुत ज्यादा उतना खास परफॉर्मेंस देती नहीं है। मतलब अभी तक तो कोई एक तरफा परफॉर्मेंस उन्होंने यूथ वर्ल्ड कप वगैरह में नहीं दिया है। लेकिन क्या है कि उनका एक प्रॉपर सिस्टम है ना, यूथ लेवल से सीनियर लेवल तक जाने का, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्लेयर्स हैं एकदम प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की फुटबॉल जो है कंटिन्यूअसली ग्रो ही कर रही है। और वहां पर अंडर 15 टू अंडर 18 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एकदम प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से है ना दोनों टीम्स वहां पर आगे बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप फुटसल वगैरह और अदर जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं फीफा के अंडर, सभी कॉम्पिटिशन्स की टीम वहां पर है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है, क्योंकि वहां पर फुटबॉल अब बहुत आगे जा चुका है, जिसकी वजह से कोई भी चीज वहां पर लेके आओ वो बस चल जाती है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जापान में यूथ लेवल पर स्मॉल साइड गेम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल साइड गेम्स खेलने से सबसे ज़्यादा गेम डेवलप होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आपकी बहुत अच्छी होती है, टेक्निकल गेम आपका स्ट्रांग बनता है। और जापान में जो वुमेन्स फुटबॉल की सक्सेस का कारण है वो भी स्मॉल साइड गेम्स को माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ही पता है कि जब पहली बार टूर्नामेंट चालू हुआ था वुमेन्स का, तो वो 8 साइड से चालू हुआ था। और जापान में ज़्यादातर आज की डेट में 8-9 साल के बच्चों को 5 साइड गेम्स बहुत ज़्यादा खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो प्लेयर्स हैं टेक्निकली बहुत साउंड हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। और यही कारण है कि जापान के फुटबॉल में आप ज़्यादातर टिकी टाका गेम देख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर बचपन से उन बच्चों को सिखाई जाती है, जिसकी वजह से आप जब वो सीनियर में आते हैं तो टिकी टाका है ना, बॉल पोजीशन गेम या ज़्यादा से ज़्यादा पासेस, ज़्यादा टचेस वाला गेम जो है वो बहुत ही इजीली खेल पाते हैं। और जापान में लीग्स वगैरह होती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जापान में और भी टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा स्कूल लेवल के टूर्नामेंट्स जापान में बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी।
यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के टूर्नामेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं जापान में। तो हर तरफ से जापान में फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए जितने भी कदम निकाले जा सकते थे उन्होंने सब निकाले। मतलब अगर कोई बच्चा 12 साल की एज में फुटबॉल में करियर बनाना चाहता है तो वो बिल्कुल सोच सकता है, बिल्कुल आगे बढ़ सकता है, उसके सामने पूरे रास्ते खुले हुए हैं। और जापान में स्कूल फुटबॉल पर बहुत खासा ध्यान दिया जाता है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जापान में एक जापान फुटबॉल एकेडमी भी है जहां पर वो हर साल 200 बच्चों को एडमिट करते हैं और उनको फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी फीस भी उन्होंने काफी अफोर्डेबल रखी है ताकि प्लेयर्स जो है फाइनेंशियल कारणों की वजह से ट्रेनिंग से ना चूक जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वहां का जो स्कूल टूर्नामेंट का जब फाइनल होता है ना तो उसमें 50,000 प्लस से ज्यादा ऑडियंस आती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जापान में फुटबॉल जो है किस लेवल पे जा चुका है। मतलब जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक एक एक चीज वहां पे अवेलेबल है। हर चीज उन्होंने बनाई है, ऐसा नहीं कि उनके पास थी, उन्होंने हर चीज का इंप्लीमेंटेशन किया, उन्होंने काफी चीजें ट्राई करी। उन्होंने जो शुरू में लीग्स भी लेकर आए थे तो उन्होंने काफी आइडियाज उसमें है ना इधर उधर के कॉपी कर करके ट्राई किए, फेल हुए, लेकिन फिर भी लगे रहे। और फाइनली आज उनके पास एक बहुत बेहतरीन लीग है। उनकी लीग आप देख सकते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट लीग ऑफ एशिया है। और उनके जो क्लब्स आपको पता ही है कि एफसी चैंपियंस लीग बोले या फीफा क्लब वर्ल्ड कप बोले, हर जगह है ना शानदार काम कर रहे हैं। उनकी टीम आज वर्ल्ड कप में भी शानदार कर रही है। तो जैसे जापान फुटबॉल ने काफी चीजें इंप्लीमेंट करी, काफी पैसा लगाया, ये सब चीजें हमारे इंडियन फुटबॉल में हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई आएगा करके चला जाएगा, ये करना पड़ेगा। स्कूल लेवल की वजह से ही जापान में फुटबॉल इतनी अच्छी है क्योंकि एजुकेशन फुटबॉल सब उन्होंने मर्ज किया, जिसकी वजह से जो है बच्चों को फुटबॉल से जुड़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, इजीली कनेक्ट हो गए फुटबॉल से। अगर कोई बच्चा स्कूल लेवल पर अच्छा खेलता है तो क्लब्स जो एकेडमीज होती है, 11-12 साल के जो प्लेयर्स होते हैं, जे लीग के क्लब्स जो होते हैं वो 11-12 साल के प्लेयर्स को स्काउट करके अपनी एकेडमीज में ले लेते हैं। तो उस बच्चे का करियर ऐसे स्टार्ट हो जाता है यूथ लेवल से, फिर वही बच्चा आगे जे लीग की सीनियर टीम में चला जाता है, फिर जापान नेशनल टीम में चला जाता है। तो कितना अच्छा सिस्टम मिल गया। अभी अपने यहाँ पे वही नहीं है, तो हमको भी ऐसे ही कुछ करना है कि एजुकेशन के साथ स्कूल लेवल से हमारा प्लेयर बनते जाए और आगे खेलते खेलते वो नेशनल टीम तक चला जाए। उसको ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत ना पड़े कि यार मेरे को फुटबॉलर बनना है, मेरे को ये करना है। ऐसा बच्चों को अगर इतनी टेंशन दे दोगे आप कि मेरे को फुटबॉलर बनना है, मैं क्या करूँ, तो बच्चा भी टेंशन में रह जाएगा ना, फुटबॉलर कहाँ बन पाएगा। तो यहाँ पर वही है सबसे बड़ा काम, अगर हमारी एएफएफ ये कर पाए कि एजुकेशन को सचमुच कर पाए, है ना। बोलती तो है कि हम एजुकेशन के साथ इसको करेंगे फुटबॉल को, लेकिन वो नाकामयाब होती है। लेकिन सच में हमको करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ बात करके, क्योंकि जापान फुटबॉल एसोसिएशन को गवर्नमेंट ने भी साथ दिया, जिसकी वजह से आज वो इतने ऊपर पहुंचे हैं। तो आज देखिए ना, शुरू में जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, शुरू में जो इतना फेल हुए, शुरू में जो हो सकता है उनके दिमाग में था होगा कि उस टाइम तो बेसबॉल बहुत ज़्यादा चलता था, फुटबॉल कैसे चलेगा। जैसे आज हमारे यहाँ पे क्रिकेट बहुत फेमस है, ऐसे जापान में बेसबॉल था। लेकिन उन्होंने कदम उठाए, साहसिक कदम। आज देखिए उनकी फुटबॉल टीम किस लेवल पे चली गई है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे क्रिकेट बहुत फेमस है, लेकिन हमको फुटबॉल के लिए फिर भी काम करना पड़ेगा। हम ऐसे हार मान के बैठे तो नहीं रह सकते, और नए नए है ना इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार इसमें फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, पैसे ठुक जाएंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, नहीं, करना पड़ेगा। क्योंकि जापान ने भी रिस्क ले लेकर आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो यही बात थी आज मैं जो आपको बताना चाहता था कि जापान फुटबॉल क्यों आज इतने ऊपर है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, जापान फुटबॉल से हमको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या हमको हमारे इंडियन फुटबॉल में करना चाहिए। और अगर आप जापान फुटबॉल के ऊपर कुछ भी कहना चाहें, कुछ कमेंट हो आपके दिमाग में, तो आप जरूर नीचे लिख के बताइएगा। और जैसे जापान फुटबॉल को कम से कम 20-30 साल लग गए इस लेवल पे पहुंचने के लिए, तो वैसे इंडियन फुटबॉल को भी 20-30 साल तो लगेंगे। तो मतलब अभी जब हम 2026-2030 के वर्ल्ड कप की प्लानिंग करते हैं तो क्या वो सही सोचना है हमारा, इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखिए। और किस तरह से हम फास्ट ग्रो कर सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं जिनसे हम सीख के हमारे यहाँ पर वो चीजें इंप्लीमेंट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर भी आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।